हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। राम राम साथियों, मैं संजय गुप्ता हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम एक रामबाण सीरीज लेके आए हैं जिसमें एनसीईआरटी मैथ और साइंस की चैप्टर को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें हम क्लास 6 का सबसे पहले एनसीईआरटी साइंस का जो है 2 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट जो है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसके साथ साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पहले और दूसरे चैप्टर को पहले देख लें। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और विधिवत उसके एक एक पॉइंट्स को, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब होता है कि उसमें एक जो वर्ड्स होते हैं उसके बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। एक एक वर्ड्स को जो उसमें जो भी पॉइंट्स बनते रहेंगे इंपॉर्टेंट परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, उन सब चीज़ को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा। उसके साथ साथ इसके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको भी करा करके तब जाके हमारे चैप्टर हमारा ये क्या होगा, फिनिश होगा। ठीक है, तो आज हम 3rd चैप्टर लेके आए हैं। रामबाण सीरीज में हमारी एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम पदार्थों का जो पृथक्करण होता है, किस किस प्रक्रिया से हम किसी पदार्थ को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, है ना, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों को बारीकियों से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसमें पदार्थों का पृथक्करण है। ये पीडीएफ थोड़ी पुरानी है आपका, जिसमें चैप्टर नंबर 5 है, क्योंकि अभी जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है। सिलेबस कम कर दिया गया है, अभी नया सिलेबस आया है, तो उस नए सिलेबस में ये पदार्थों का पृथक्करण जो है ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम तीसरा चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथक्करण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं पृथक्करण का मतलब क्या होता है। तो पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से अलग करना ना। पृथक्करण का सेंस क्या होगा, सेपरेशन मतलब किसी चीज को अलग करना। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे हम किसी भी यूजफुल चीजें हैं, उपयोगी चीजें हैं, उससे अनुपयोगी चीजों को अलग करना। जैसे हम घर में जो है तमाम बहुत सारे ऐसे फालतू चीजें होती हैं जिनको हम अलग करके बाहर कर देते हैं। अगर वहीं पे खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो चावल में हम लोग क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर को चुन के अलग करते हैं। फिर आटा जब चालते हैं तो हम लोग उसमें क्या होता है, भूसी जो वगैरह होता है उसको भी चाल के जो है अलग करते हैं। घर में प्लास्टरिंग जब होता है तो उसमें जो बालू होता है, आपका रेत एकड़ होते हैं, उसको भी जो है बड़े से चलने के माध्यम से चालते हैं ताकि उसके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अलग किया सकते। तो पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अनुपयोगी चीजों को जो है हमको क्या करते हैं, बाहर निकाल के अलग कर देते हैं, वही पृथक्करण होता है। फिर पदार्थों की बात रही, पदार्थों की चर्चा हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी एकदम अच्छे से किए हैं। फिर मैं बता देता हूँ पदार्थ होने का मैटर क्या होता है। इस संसार में जितनी भी चीजें होती हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या है, पदार्थों से मिलकर बनी है। पदार्थों का एक एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन लिखने की बात किया जाएगा तो आप लिखेंगे पदार्थ जो है हम उन्हें कहते हैं जिनका एक अपना क्या होता है, भार होता है, अपना द्रव्यमान होता है, उसके साथ साथ वो स्थान को घेरते हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने बताया था आपको, 3 अवस्थाएं बताया था, एक सॉलिड बताया था, एक लिक्विड बताया था, क्या बताया था, गैस। सॉलिड के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वहीं पर लिक्विड की बात किया जाएगा, जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब उसका शेप जो हो जाएगा अनफिक्स होगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, फिक्स होगा। वहीं पे अगर गैस की बात की जाएगा तो उसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जैसे हम लोग गाँव में, भाई गाँव से हम भी बिलोंग करते हैं, तो हमने जब वहाँ पे जब मथनी से जो है मथते हैं, जो है किनारे किनारे पर दही क्या घी जो होता है, जो नैन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, जाके जम जाते हैं। तो दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाना है, ये भी क्या है, पृथक्करण का ही ये क्या है, पार्ट माना जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको खुद से भी दिया कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से जो है पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी जिसको बोला जाता है, पृथक किया जाता है, जैसा कि चित्र नंबर 5 में दिखाया गया। घर में चाय वगैरह बनाते हैं, उसको छलनी के माध्यम से क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, अलग करते हैं, सॉरी छलनी के माध्यम से। ठीक है, आगे ये देखिए चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस चित्र के माध्यम से ऐसा ही जो है रहता है कि इसको चित्र के माध्यम से आप अलग करते हैं। शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। ठीक है, जब शस्य कर्तन मतलब शस्य मतलब क्या होता है, जो फसलें होती हैं उनकी कर्तन मतलब जब काटा जाता है तो उस
फसलों को काटने के समय अनाज को डंडों से क्या कर भाई, जब अनाज को क्या करते हैं, जो उसमें छोटे छोटे डंडी रहते हैं ना अनाज, जैसे गेहूं का, ऐसे गेहूं की अभी भी कटाई हुई है, तो पहले अभी थ्रेसिंग होने लगा ना, अभी मशीनें आ गई, पहले थोड़ी थी इतनी मशीनें, तो लोग ऐसे बैल के माध्यम से उसको पहले कुटवाते थे, या फिर हाथ से ऐसे जो है पिटना से पीटते थे ना, तब जाके उससे अलग होता था, तब जो गेहूं जो है डंडियों से अलग होता था। तो सस्य करते के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसे चित्र में अभी दिखाया गया था ऊपर। फिर जैसा कि हमने अध्याय नंबर जो है पिछला अध्याय में सीखा था कि रेशों से बने बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ऊंटते हैं। ऊंटने का मतलब क्या होता है, उससे जो है एक तरीके से आप बैलों से कुटाई कराते हैं, या फिर उसको मान लीजिए किसी पिटना से क्या करते हैं, पीटते हैं, तब उससे क्या होता है, वो अलग होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा भी खाया होगा, और यदि आपने यह पाया होगा कि उनमें मिर्च है, तो मिर्च को हम खाने से पहले क्या करते हैं, जो है निकाल के क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया कि इसमें क्या कहते हैं, उसमें मिर्च को क्या करते हैं हम, जो है खाने से पहले मिर्च को सावधानी पूर्वक क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग कहा जाता है। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, इसे क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चुन के निकाल देना, बाहर निकाल देना। अपना कीजिए कि आपके पास एक कटोरी में आम है, अमरूद भरे हैं, और आप इन्हें पृथक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस आम को उठा करके आप दूसरे बर्तन में रख देंगे, अमरूद को उठाकर दूसरे बर्तन में रख देंगे, यही आपके आ जाएगा, पृथक्करण का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें जो है पृथक्करण के बारे में दिया गया है। इसमें जो है देखिए, पदार्थों को पृथक्करण हम क्यों करते हैं, इसके लिए एक चार्ट बनाया है कि पदार्थों को पृथक्करण करना क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है भैया। तो हम क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण जो करते हैं, तो जैसे उसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि चावलों से पत्थरों को क्या करना है, पृथक करने के लिए हम पृथक्करण प्रक्रिया करते हैं। फिर उसमें से दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना रहेगा, ठीक है। और इसमें जो ठोस अवयव रहेंगे उनको हम अलग कर देते हैं, और जो हमारा चावल रहता है उसको हम एक अपने पास रख लेते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है, उसमें से अनुपयोगी अवयवों को क्या करना है, दूर कर दिया जाता है। जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, और जो मक्खन निकलता है उससे हम जो है क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए पृथक्करण जो है क्या है, आवश्यक है। हानिकारक अवयवों को अथवा अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, उससे दूर करते हैं। हम इन दोनों अवयवों का जो है उपयोग कर लेते हैं। ये तब पृथक्करण जो जरूर, इसके लिए एक छोटा सा चार्ट जो है बना के आपके बुक में दिया गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे, और अब अगर मैं पूछूं कि जो आपका सेपरेशन होता है, सेपरेशन मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे आप सेपरेशन कर सकते हैं, या पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आपका बन के आता है, हस्तचयन। हस्तचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। इस हैंड पिकिंग के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, हस्तचयन जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया, एक बर्तन में ले लिया, अब इसमें जो है बर्तन में जो है क्या, हमारे जो है चावल के टुकड़े हो गए, क्या हो गया, आपके चावल के टुकड़े हो गए, कि चावल के टुकड़े जो है बना दिए गए। इन चावल के टुकड़ों को जो है आपको इसमें से कुछ, मान लीजिए कुछ जो है ये पत्थर के टुकड़े भी हैं, इन पत्थर के टुकड़ों को जो है आपको क्या करना, अलग करना है। तो आप क्या, इनके लिए कोई मशीन तो आती नहीं है, या फिर आप सूप लेकर या छलनी लेकर भी इसको आप नहीं चाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, जो इसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे इनको आप ऐसे हाथ से पकड़ करके बाहर निकालेंगे, पकड़, वही क्रिया हस्तचयन, मतलब हाथ से पकड़ के हैंड से पिक करके उसको आप क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो चावल में से जो कंकड़ पत्थर को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, हस्तचयन होती है, ठीक है। बाकी जो भी इसमें मेन पॉइंट रहेगा मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए एक आदमी बैठा है, गेहूं या चावल को बिन रहा है, उसमें से जो अननेसेसरी वस्तुएं हैं या अनयूजफुल जो वस्तुएं हैं, और उनको क्या, जो कंकड़ पत्थर, ये भी जो तमाम चीजें हैं उनको क्या कर निकाल के वो क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है, ठीक है। पृथक्करण की विधियों में हम सबसे पहले हस्तचयन पढ़ लिए। हस्तचयन में समझ गए हम लोग क्या करते हैं, हस्तचयन में हैंड पिकिंग क्या करते हैं, हम ऐसे कंकड़ पत्थर को अपने हाथ से निकाल कर क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है थ्रेसिंग। क्या बनता है, थ्रेसिंग बनता है। तो आपने अपने खेत और खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। और यही थ्रेसिंग जो है क्या कहलाती है, इसमें हम सूखे डंठल से अनाजों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। तो जब हम थ्रेसिंग प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो थ्रेसिंग करने से पहले
हम उसको जो है अच्छे से सुखवाते हैं। ठीक है, अलग करने से पहले उसको धूप में अच्छे सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न के जो कण चिपके होते हैं वो खेते में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों को इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। तो वो भाई अब ऐसे जो है आपका गेहूं हो गया, गेहूं में जो है इसे तो देखिए थोड़ा सा मुझे आर्ट जो है सही नहीं है। मान लीजिए गेहूं है आपका, ये बाली लगी है। अब इस जो डंठल है, इस डंठल से किसान इसको कैसे अलग करेगा। अब तो तमाम थ्रेसिंग मशीन में डाला जाएगा, उसमें जो है आराम से करते हुए गेहूं अलग हो जाएगा, भूसा अलग हो जाएगा। लेकिन पहले के समय में थ्रेसिंग करते थे पीट पीटे करते थे। पहले के समय में, आज से मतलब कई साल पहले पुराने समय में देखा जाए तो आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में ये क्या होते हैं, बहुत छोटे। जैसे आम अमरूद है आसानी से तोड़ लेंगे, लेकिन क्या गेहूं को आप एक एक दानों को जो है आप तोड़ अलग करेंगे, नहीं, वहां पॉसिबल जो है नहीं बनता है आपका। ठीक है, तो इनके डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाएगा, तो अन्न डंडियों से अन्न कणों को अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रम होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, ये डिफिनेशन हो जाएगा। डिफिनेशन थ्रेसिंग का लिखना चाहे लिख लेंगे। डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रम होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में जो है डंडियों को पीट पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। चित्र नंबर जैसे 5.4 में दिखाया गया, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको नीचे। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मतलब मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है इस समय। पहले क्या बैल का प्रयोग करते थे, पीटते थे, अभी क्या कर रहे हैं, थ्रेसिंग मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये ऐसा आप लोग देखे होंगे, धान उनके जो पीटते हैं अभी भी ऐसा ही होता है। धान को ऐसे छोटे छोटे गट्ठल लेकर ऐसे पीट पीट के जो है धान को जो है उससे पुआल से क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसको भी क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग बोलेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक तो क्या पढ़े हम लोग, एक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला हस्तचयन। क्या पढ़ा आपने, पहला हस्तचयन जिसको बोलते हैं जो है हैंड पिकिंग। दूसरा हमने पढ़ा थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है मशीनों के माध्यम से या बैलों के माध्यम से डंठल से अनाजों क्या करते हैं, अलग करते हैं। और इसमें गेहूं और चावल में से कंकड़ पत्थर को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट इसे बनेगा निष्पावन बनेगा, है ना, निष्पावन। देखो क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनोइंग। पहले उसके पहले जो है मैं आपको एक फिगर दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए फिगर देखिए, यहाँ पे महिला क्या है कि जैसे आप लोग हर एग्जाम्पल को आप खुद से रिलेट करके देखिए। जैसे गांव में धान की पिटाई हो जाता है, उसको ओसाया जाता है। ओसाना कैसे करते हैं, या तो आप हाथ से चलने वाली मशीन का यूज करते हैं, या तो फिर आप फराटा फैन लगाकर उसको उड़ाते हैं, या फिर नेचुरल हवा चल रहा है तेजी से, तो वहां पे भी आप काम करते हैं। तो हवा के माध्यम से इसमें जो अनयूजफुल वस्तुएं रहेंगी, चीजें रहेंगी, उसको हवा के सामने जैसे क्या करते हैं, ओसाएंगे, वो क्या होती है, बाहर निकल के चली जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं, ओसाना बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, ओसाना। वही निष्पावन है। निष्पावन मतलब क्या होगा कि पवन, मतलब पवन के माध्यम से जो अनयूजफुल वस्तुएं हैं उनको बाहर निकाल देना हवा के माध्यम से, जिसको अपने हम लोग गांव की भाषा में क्या बोल देते हैं, ओसाना बोल देते हैं। तो सूखे रेत अथवा बुरादे अथवा किसी सूखी पत्तियों के पाउडर को एक निश्चित मिश्रण बनाइए और मिश्रण को किसी भी प्लेट में भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्नकण पृथक होकर निष्पावन प्लेट के निकट ही ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं, चारों सहित अन्य प्रयोजनों में जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है दिया गया है, इधर पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपका निष्पावन प्रक्रिया में क्या होता है, इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। अब मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा गया है, मतलब बालू और नमक के कण ले लीजिए, बालू ले लीजिए, उसमें जो है हल्का कोई भूसा उसा मिला लीजिए और लकड़ी का जो है बुरादा डाल लीजिए। तो उसको सबको लेके वही मिश्रण बना के लेके जाना है। फिर उसे पकड़ करके हवा में कंधे की ऊंचाई से ऊपर ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे क्या कर देना है, धीरे धीरे नीचे फिसलाना है। तो नीचे फिसलाने पर देखेंगे क्या होता है कि उसमें से जो हल्के कण रहेंगे वो उड़ के कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो क्या होता है कि उस अवयव में रेत और बुरादा और सूखी पत्तियों का पाउडर है, एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा जो वायु के द्वारा दूर स्थान पर जाकर गिरता है? तो हाँ, वायु के दोनों अवयवों को मिश्रण करने में सफल हुई। इस मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या है, निष्पावन करते हैं। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। वही धान को जब आप ओसाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हल्के हल्के जो पुआल के आए रहते हैं तो उड़ के जो है बाहर चले जाते हैं।
और हमारा जो है मेन जो अच्छा प्रोडक्ट रहता है वो बच जाता है। ये निष्पावन है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या बनेगा आपका, निष्पावन के बाद जो है अगला पॉइंट बनेगा आपका चालन। क्या बनेगा, चालन। अब चालन क्या चीज होता है भाई, चालन है आटा चालते हैं ना घर में लोग, आपके घर में कोई ना कोई आटा चालता होगा, तो उसी चालनी के माध्यम से हम आटे में से जो भी अनुपयोगी चीजें रहेंगी उनको क्या करते हैं, बाहर कर देना ही क्या कहलाता है, चालन की प्रक्रिया कहलाती है। चालन की प्रक्रिया हम दो जगह यूज कर सकते हैं। एक तो ये आटा जो है, आटा देख रहे हैं, आटा जो है साफ किया जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे जब हम घर में प्लास्टरिंग करते हैं, जब हम घर में प्लास्टरिंग करते हैं तो प्लास्टर के दरमियान जो है बालों को चढ़ा जाता है, एक बार बालों को चढ़ाता क्या, ताकि उसमें जो बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर है वो क्या कहते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो जो है प्लास्टर को अच्छा से होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है चालन के द्वारा, कंकड़ और पत्थरों को रेत से पृथक पृथक किया जाता है, चालन का माध्यम होता है। चालन मतलब क्या हो जाएगा, चलने के माध्यम से आटा जो है चालेंगे, ये क्या होता है, चालन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, 3 पॉइंट दिया गया, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको सारी चीजें। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन को सेंडिमेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन कहा जाता है, सेंडिमेंटेशन। ठीक, सेंडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, अवसादन होता है। जैसे हमने एक लिक्विड क्या ले लिया, एक लिक्विड जो है मिक्सचर ले लिया, एक लिक्विड मिश्रण ले लिया, अब उसमें क्या करें, अच्छा उसको छोड़ दीजिए आप, एकदम घरेलू एग्जाम्पल बता, जैसे हमने बर्तन में, मान लीजिए बरसात के समय में आप लोग नल से जब पानी भरते हैं तो कभी कभी देखते होंगे कि उसमें जो पानी निकलता है आपका, वो उसमें कुछ जो है आपको रेत के कण भी दिखाई देते हैं। तो रेत के कण भी दिखाई देते हैं, तो आज तब घर वाले क्या बोलते हैं कि अभी पानी में क्या है, बालू है, अभी इसको थोड़ी देर रख दो, ये बैठ जाएगा, तब इसको जो है पानी को पीना। तो जो वही पानी में से जो आपको रेत के कण जो तली में जाके बैठते हैं उसी को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। तो हमने एक मिश्रण लिया, एक कोई भी लिक्विड मिश्रण लिया, मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर में जब आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो जाके अगर तली में जाके जब बैठ जाएंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन बोलते हैं। समझ पा रहेंगे, मतलब जो भी मिश्रण में जो कण रहेंगे आपके, वो जाके तली में जाके बैठ जाएंगे, लिक्विड के तल में जाके बैठ जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, अवसादन। निस्तारण क्या होता है, निस्तारण क्या होता है, निस्तारण हम उसे कहते हैं जब अवसादन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। जब अवसादन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जैसे हमने पानी लिया, पानी थोड़ी देर रखे, उसमें क्या हो गया, उस जो भी कण थे पार्टिकल से, तो वो जाके तली में बैठ गए, फिर हम ऊपर पानी बचा तो उसको हम अलग कर लिए, पानी को गिरा करके दूसरे किसी भी बोतल में, ग्लास में कर लेते हैं, उस क्या कहते हैं, निस्तारण प्रक्रिया कहलाती है। जैसे हमने एक ग्लास लिया, इसमें पानी लिया, अभी इसमें बालू भी पानी में है, इसको हम थोड़ी देर रख देंगे, थोड़ी देर बाद रखेंगे तो बालू जो है कहाँ तली में जाके क्या जाएगा, बैठ जाएगा। तो तली में जो बैठ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवसादन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेंडिमेंटेशन कहलाएगी। अगर वही मैं कहूँ कि अब जब सेंडिमेंटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, इस पानी को गिरा करके हम दूसरे बर्तन में रख लें, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिसेंटिमेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निस्तारण की प्रक्रिया कही जाती है। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, यही सब चीजें हैं, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो जो है आपको चीजें जो है मिलेंगी। फिर जो है अगला दिया गया आपको निस्यंदन। तो निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। निस्यंदन मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन। निस्यंदन क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है क्या, फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या जो है आप लोग फिल्ट्रेशन, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या आप प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, आपके पास कोई भी सामान है उसको फिल्टर पेपर लगा करके अलग कर लेना, फिल्टर पेपर लगा के अलग कर लेना और छानना, वही आवा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन होता है। देखिए इसमें दिया गया चाय की पत्ती हम लोग छन्नी में छानते हैं ना, छन्नी से जो चाय जानते हैं, चाय छानते हैं, चाय की पत्ती ऊपर आ जाती है, चाय वहाँ नीचे आ जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेशन ही कहलाएगी। वो सब प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेशन कहलाएगी। हमने आपको तीनों चीज बता दिया, अवसादन भी बता दिया आपको, क्या क्या बताया आपको, 3 पॉइंट बताया इसमें, अवसादन बताया, अवसादन, निस्तारण बताया और निस्यंदन बताया। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन है, ये जो है आपका सेंडिमेंटेशन है, ये क्या है, डिसेंटिमेशन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। और यही सब चीजें इसमें दिया गया है, आप इसको जो है आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत जो है आपकी नहीं बचती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे आपने पानी और जो है पानी, वाटर और साल्ट का जो है लिक्विड बनाया आपने, है ना, इसको सोल्यूशन बना लिया, साल्ट प्लस वाटर प्लस साल्ट का।
तो अगर आप इन दोनों को घोलेंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे क्या हम पुनः से नमक को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी जल में सॉल्युबल होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, जो विलेय होते हैं, वो दोबारा से उनको आप नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जल को जब पानी के साथ आप घोलेंगे तो आपको नमक फिर से मिल सकता है। कैसे मिलेगा, आप इस जो भी ये सब, जैसे मान लीजिए बाल्टी में जो है आपने नमक में जो है नमक और पानी घोल दिया, इसमें नमक पूरी तरह से क्या होगा, डिजॉल्व हो गया। अब इसको आप नीचे से क्या करिए, गर्म करिए, बर्नर चला कर जो है क्या करिए, गर्म करिए। बर्नर चला क्या करेंगे, गर्म करेंगे। धीरे धीरे जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, पानी क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। ऐसे से भाप बन के जो है पानी सारे क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और लास्ट में नमक हमारा क्या बन जाएगा, तली में नमक क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। वो अलग की बात है कि जितना आप घोले रहेंगे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जो है आपको नमक जो है थोड़ा बहुत मात्रा में मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें दिया गया है। कैसे कैसे जो है फिल्टर पेपर आप कैसे फिल्टर बनाएंगे, फिल्टर पेपर से कैसे आप छन्नी बनाएंगे, उन सब चीजों को इसमें दिया गया है। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट बनता है आपका वाष्पन। क्या बनता है आपका वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, तो वाष्पन क्या होता है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वाष्पन होता है। ठीक है, आप जानते हैं वाटर साइकिल पढ़े होंगे कि जल जो है पृथ्वी पे जल पाए जाते हैं, ये जो है सूर्य की जब किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं उससे क्या होता है, ये वाष्पित होकर के जो है कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं। जब गर्म जाएंगी, जहाँ मौसम क्या होगा, ठंडा मिलेगा, तो यही ठंडा से ये बल्ब जो है वाष्प की जो बूंदें ऊपर गई हैं, ये ठंडा होकर बड़ी बूंदें बना लेती हैं। फिर ये जो है गर्मी के समय में जो है फिर ये बारिश हमको करके जमीन पर करती हैं। ये वाटर साइकिल कहलाता है। तो वाष्पन किसे कहते हैं, इवापोरेशन किसे कहते हैं, इवापोरेशन किसे कहा जाता है। इवापोरेशन क्या होते हैं, जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदल जाना ही वाष्पन कहलाता है। जल का वाष्प में ही, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन कहते हैं। ये भी जो है चीजें समझ में को आ गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नमक। कैसे आप नमक बनाते हैं, नमक कैसे बनाएंगे, समुद्र जल से नमक को प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र के किनारे जो है क्या होता है ना कि ऐसे से देखिए ये सब जो बनाए गए हैं, ये ऐसे से जो है मेड़बंदी कर दी जाती है। ऐसे से पहले मेड़बंदी कर दी जाएगी, तो समुद्र का पानी इधर से उलट करके आएगा, तो इस मेड़बंदी में आ जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की रोशनी से क्या होगा, वाष्पन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे इवापोरेशन होगा, वाष्पन प्रक्रिया से यहाँ से होती जाएगी, ये पानी जो है वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पर तली पर क्या बचेगा आपका, तली पर क्या बचेगा, तली पे सिर्फ क्या बच जाएंगे, आपको जो है नमक के कण बच जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, नमक के कण बन जाएंगे। अभी ये नमक खाने लायक नहीं है, अब इस नमक को हम कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री में, कंपनी में ले जाएंगे, उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद तब जाके यहाँ से क्या बनता है, आपका साधारण नमक बनता है, जो कि हम लोग खाते हैं। साधारण नमक बनता है जो कि हम लोग खाते हैं। और साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, NaCl। NaCl क्या होता है, साधारण नमक का क्या होता है, फार्मूला होता है NaCl। ठीक, तो इस तरीके से आप नमक भी समुद्र से बना सकते हैं। ठीक है, आगे पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना हम लोग सीख ही गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी बहुत कुछ नहीं बचा है। आगे एक चीज और दिया गया है इसमें कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को जो है घोल सकता है, और जिस मात्रा को घोल सकता है उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त। संतृप्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतृप्त, संतृप्त पदार्थ ना। तो जैसे नमक, अगर हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, इसमें मान लीजिए यहाँ तक क्या है, पानी है, सब क्या है आपका, पानी है, सब पानी है। अब इसमें जो है नमक घोलना है, तो नमक आप एक समय तक ही घोल सकते हैं भाई। एक समय इसमें पानी की उतनी ही मात्रा रहेगी जितना आप नमक घोल पाएंगे। मतलब एक नमक घोलना, अब ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पानी उसमें आप 5 किलो नमक घोल देंगे। तो पानी की भी एक क्षमता होगी नमक को घोलने की। तो एक जो क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया तक जहां तक ऐसी स्थिति आ जाए कि अब इसके बाद इसमें नमक नहीं घुलेगा, मतलब इस बीकर में जितनी भी पानी है, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद आप इसमें साल्ट को घोल नहीं पाएंगे। इसमें साल्ट को आप क्या करें, साल्ट को जो है आप क्या कर पाएंगे, घोल नहीं पाएंगे। तो जहां तक आप नमक को घोल पा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके बाद आप इसमें नमक नहीं घोल पाएंगे, वही स्थिति क्या कहलाती है, आपकी संतृप्त जो है स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो हम जब पानी में
मतलब किसी भी जल में किसी भी वस्तु को हम घोलते हैं, एक समय ऐसी आ जाएगी जब हम उसको में अब उससे ज्यादा उस वस्तु को हम उसमें घोल नहीं पाएंगे, वही स्थिति क्या कहलाती है, आपकी संतृप्त जो है कहलाती है। ठीक है, यहीं पर जो है चीजें होंगी भी, आपको मैं दिखा देता हूँ। नमक को जल में घोलना, तो आप उतना ही घोल पाएंगे जितना जो है उसमें उसकी मात्रा हो जाएगी। संतृप्त विलयन कहलाता है ना, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन भी समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु को जल में घोलने की एक ऐसी मात्रा जिसके बाद उसमें हम उस वस्तु को घोल न पाए, वहां पर क्या कहलाएगी, संतृप्त जो है विलयन कहलाएगी। जैसे हम कोई बर्तन लिए, उस बर्तन में हम जानते हैं कि 5 चम्मच नमक से ज्यादा हम नहीं घोल पाएंगे, अब उसमें तब वही 5 चम्मच नमक घोलने की जो स्थिति होगी वही आपको क्या कहलाएगी, संतृप्त विलयन कहलाएगी। ठीक है, इसमें प्रमुख शब्द क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा, उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चैप्टर आपका मान चलिए यहीं पे क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ठीक है, तो पहला मंथन दिया गया है, तो मंथन की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, दूध से जो है क्या करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं। दूध से क्या करते हैं, मक्खन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, संग्रहण प्रक्रिया क्या होती है, संग्रहण मतलब जल का जो पानी में जो है बदल जाना, वही क्या कहलाता है, आपका संग्रहण कहलाता है। ठीक है, नहीं, संग्रहण वाष्पन कहलाता है, जल का पानी में बदल जाना, सॉरी, जल का वाष्प में बदल जाना, फिर वाष्प का फिर से पानी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संग्रहण कहलाती है। ठीक है, अगर ये जल है, जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका वाष्पन कहलाएगा। फिर वाष्प जो है जब जल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका संघनन कहलाएगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका निस्तारण कहते हैं। निस्तारण क्या कहते हैं, जैसे जो पानी हमने लिया, पानी में जो है इसमें रेत के भी कुछ कण है, रेत पे भी कण है, रेत कण जो है नीचे नीचे क्या हो जाएगा, तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जब तली में बैठ जाएगा तो पानी को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो पानी को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाती है। वाष्पन क्या कहलाती है, जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। निस्यंदन क्या कहलाता है, कि फिल्ट्रेशन करना। जैसे चाय हम छानते हैं तो छन्नी के माध्यम से किसी चीज को अलग कर देना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। फर्स्ट क्या होता है, हैंड पिकिंग क्या होता है, चावल में बहुत सारे चावल हैं, इसमें से जो है छोटे छोटे जो पत्थर के कण होंगे उनको अलग करने के, हाथ से जो चुन कर अलग करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट चयन कहलाता है। संतृप्त विलयन क्या होता है, कि कोई भी विलयन लें जिसमें हम उस पदार्थ को अब उससे ज्यादा नहीं घोल पाएंगे। चीनी और पानी घोल बना रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी उससे ज्यादा अब हम उसमें जो है चीनी को नहीं घोल पाएंगे, वही स्थिति क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहलाती है। अवसादन क्या होता है, हमने पानी लिया, पानी में जो है रेत के कण भी हैं, एक समय आ जाएगा क्योंकि रेत के कण जो है तली में जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तली में जाके इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया होती है अवसादन कहलाती है। चालन क्या होता है, आटे को चालना, आटे को चालकर उसमें से अन्य उपयोगी वस्तुओं को अलग करना जो है क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। विलयन क्या होता है, जिसमें जो है जल में किसी चीज को अगर घोल दिया जाए तो पूरी तरह से घुल जाता है तो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। थ्रेसिंग क्या कहलाता है, कि डंठल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। निष्पावन क्या कहलाता है, ओसाई, जिसको क्या बोलते हैं, ओसाना, जिसको क्या बोलते हैं, ओसाना। तो पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो है अन्य उपयोगी चीजों को अनाज से क्या करना, अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। ये चीज हो गया, आपकी समरी हो गई। देख लेते हैं इसमें सारांश में क्या क्या, समरी में क्या क्या दिया गया। चयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रणों को उसके अवयवों से अलग करने की कुछ क्या है, विधियां हैं। अनाज से भूसा पत्थरों को हस्त चयन के द्वारा भी पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को माप में अंतर तथा उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। ठीक है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि के द्वारा इसमें जल को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं अच्छा कुछ और भी बातें हैं इसमें। तब तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के माध्यम से क्या कहते हैं, अलग किया जाता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, मतलब जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। फिर वाष्पन विधि का प्रयोग करके द्रव में घुले ठोस को अलग, फिर वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग करके द्रव में घुले ठोस को अलग किया जाता है। जैसे हमने बताया ना आपको एग्जांपल से, कि जैसे पानी में हमने क्या कर दिया, नमक घोल दिया, क्या घोल दिया, सॉल्ट घोल दिया। तो सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, यही इसको आप गर्म करेंगे इसका क्या हो जाएगा, पानी जो इसमें रहेगा ये वाष्पन के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसमें जो सॉलिड मात्रा में जो नमक रहेगा वो तली में क्या हो जाएगा, आपका बैठ जो है तली में मिल जाएगा, आपका तली में जो है बैठता हुआ मिल जाएगा। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके, मतलब जिस विलयन में आप उससे ज्यादा उस पदार्थ को नहीं घुल सके वही क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक जो है पदार्थ घुलने लगता है। अगला पॉइंट है आपका अंतिम,
कि जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं को घोलता है। हाँ, विभिन्न मात्रा में नहीं, एक मात्रा ऐसी आती है जिसके बाद उसमें हम किसी चीज को घोल नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाएंगे अभ्यास प्रश्न की। अब हम जो है अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमें किसी मिश्रण को विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? भाई क्यों होती है? हम जो है मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग क्यों करते हैं? क्योंकि मिश्रण में बहुत सारे ऐसे अवयव होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं? अनुपयोगी होते हैं। उन्हीं अनुपयोगी वस्तुओं को अलग करने के लिए हम पृथक्करण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसलिए पृथक्करण हमारे लिए क्या है? जरूरी है। आगे दिया गया दो उदाहरण भी लिखिए। तो पृथक्करण, तो दो उदाहरण लिख दीजिए। गेहूं से कंकड़ पत्थर को अलग करना, चावल से कंकड़ पत्थर को अलग करना, चाय छन्नी के माध्यम से चाय को छानना। उसके साथ साथ जो है आप लिख सकते हैं डंठल से गेहूं अनाज को अलग करना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं जो मैं आपको बताया ऑलरेडी। तो दूसरा क्वेश्चन है निष्पावन से आप क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निष्पावन क्या होता है? इसमें जो है हम पहले मिश्रण को जो है किसी ऊंचे स्थान पर लेके जाते हैं, फिर हाथ को ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे कर गिराते हैं। तो गिराएंगे तो हवा के माध्यम से जो है क्या हो जाएगा, उसमें जो अशुद्धियां रहेंगी या भूसा सा कण जो रहेगा वो क्या होता है? उड़ जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग सामान्यतः जो किसान होते हैं वो खेतों में अपने धान को या फिर किसी भी अनाज को जो है अनुपयोगी जो है, जो आपके जैसे अनाज के जो डंठल और छोटे छोटे भूसे के जो कण आ जाएंगे उनको अलग करने के लिए किसान जो है इसे खेतों में प्रयोग करता है। पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप जो है भूसे और धूल कण कैसे अलग करेंगे? तो पकाने से पहले दाल को में जब आप पानी डाल देंगे तो आराम से जो है उसके जो और भूसे और जो दूसरे नमूने रहेंगे वो पानी के माध्यम से जो है छोड़ के अलग हो जाएंगे। छालन से आप क्या अभिप्राय है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? छालन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? छालन में हम एक छलनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? छलनी का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम जो है अलग पृथक करने के लिए यूज करते हैं और उनमें मापों में क्या होता है? अंतर होता है। मतलब जैसे या तो जो चीज अलग करना होगा वो कम होगा या फिर जिसको आप अलग करके बाहर फेंकना है वो जो है कम होगा। मतलब उनके जो माप होंगे, मतलब उपयोगी और अनुपयोगी जो वस्तुएं होंगी उनके माप, जो उनका वजन होगा, उनका माप जो होगा उनमें अंतर रहेगा। तभी चालन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। इसे मापों में आप ऐसा कर लग सकते हैं जैसे आपने लिया और आटे में जब भूसी अलग करेंगे तो आटे का जो माप होता है वो क्या महीन होता है, छोटा होता है, जो है बारीक होता है। लेकिन उसमें जो भूसी निकलता है, भूसी क्या होता है? इस आटे के अपेक्षा जो है क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है, भारी होता है। इसलिए ये ऐसा कर सकते हैं, इनके मापों में क्या है? अंतर है। तो इन ऐसे वस्तुओं को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चालन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जो है रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? तो आप रेत और जल के मिश्रण में जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? निस्तारण विधि से हम इसका प्रयोग करेंगे। निस्तारण से जो है हम इसको क्या कर देते हैं? अलग कर देंगे। पहले जो है क्या करेंगे? साधन प्रक्रिया करेंगे, तो जाकर तली में बालू बैठेगा, फिर निस्तारण प्रक्रिया से उस पानी को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण में क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? चीनी का मिश्रण है उसे आप क्या अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम इसको चालन करेंगे, चालन विधि से अलग करेंगे। चालन विधि से चलने के माध्यम से क्या करें? चाल करके अलग कर सकते हैं चीनी और आटे को। पंकिल मतलब कीचड़ वाला जल है। जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो अवसादन की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? अवसादन की प्रक्रिया करेंगे। मतलब एक कीचड़ वाला पानी आप रख देंगे, थोड़ी देर बाद जो कीचड़ होगा वो तली में जाके बैठ जाएगा। आप जो है उसमें फिर निस्तारण प्रक्रिया से शुद्ध पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग कहलाती है। दिया है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उसी जगह पर रह जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? निस्यंदन कहेंगे। निस्यंदन कहेंगे। ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं ना। कोई कभी कभी मलाई कपड़ा रुमाल से भी घर में लोग छानते हैं ना, वही चीज इसमें कह रहा है। समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया किस प्रक्रिया से बनती है? तो वाष्पन प्रक्रिया से बनती है। किससे बनती है? वाष्पन प्रक्रिया से जो है, वाष्पन की प्रक्रिया से समुद्र के किनारे जो है नमक बनाया जाता है। जब पंक्तिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रख दिया तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर पृथक कर लिया जाता है। इस उपयोग पृथक्करण में कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है? निस्तारण किया जाता है। निस्तारण मतलब अवसादन से नीचे जमेगा और निस्तारण से क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है।
अगला दिया गया है सत्य और असत्य बताना है कि दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। दूध और जल को जो है निस्यंदन के माध्यम से आप पृथक नहीं कर सकते। दूध और जल को के लिए आपको केमिकल जो है पृथक्करण की आवश्यकता पड़ेगी, केमिकल सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो पॉइंट दिया गया है, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा अलग किया जाएगा। भाई नमक और चीनी को मिश्रण क्या उसको आप ऐसे से गिराएंगे तो नमक और पानी दोनों अलग, और नमक और जो है चीनी अलग हो जाएंगे? नहीं, ये भी ऐसा तो दिया गया है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया था। हाँ, ये हो सकता है, मतलब जो फिल्टर पत्र आता है ना, फिल्टर पेपर आता है, उससे आप अलग कर सकते हैं। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। नहीं, निस्तारण द्वारा नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे आप ओसाई करेंगे ना, वही निष्पावन विधि से जो है इसको अलग करेंगे। अगला है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिला करके शिकंजी बनाई जाती है। यदि बर्फ डाल करके इसे ठंडा करना चाहते हैं तो इसके लिए शिकंजी चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? किस प्रक्रिया में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे आपने बर्तन में पानी लिया, इसमें पहले आपको चीनी को पूरी तरह से घोल देना है। जब पूरी तरह से चीनी घुला जाएगा तब आप इसमें जो है क्या डालिए, बर्फ डालिए, इसमें जो है आइस का टुकड़ा डालिए, तब उसमें आप ज्यादा चीनी जो है अच्छे से घोल पाएंगे। अगर आप सोचें पहले आप उसको पानी को ठंडा कर दें तो फिर उसमें चीनी घोले तो आप उस प्रक्रिया में ज्यादा चीनी जो अच्छे से घोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 फाइनली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैसा रहा, इसको जो है कैसा रहा, ये आपको कैसे समझ में कैसा आया, ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट के माध्यम में बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल आपको एक चैप्टर नंबर 4 वीडियो लेकर के। तब तक आप घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।